हाय फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय लेखा शास्त्र पे लेखांकन समीकरणों के सवालों को हल कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो हम सबसे पहले बता दें कि शिवलाल अग्रवाल की बुक से हम इन सवालों को हल करा रहे हैं। तो इसमें जो लेखांकन समीकरण का सवाल है, नई बुक से एनसीईआरटी द्वारा पहला सवाल दिया गया है, जो कि थोड़ा सा आईएमपी है, तो आप इसे जरूर देखें। तो पहला सवाल है, निम्न लेन देनों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। हर्षा ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया है। दूसरा है, नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा है। तीसरा है, 10,000 मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची है। और चौथा है, उधार फर्नीचर खरीदा गया है। तो सबसे पहले हमें इन सवालों को हल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि रोकड़ क्या है, संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, और इसमें एक सूत्र है वो किस ढंग से रहता है वो हम बताना। तो सबसे पहले लेखांकन समीकरण हल करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, वो है संपत्ति बराबर से दायित्व प्लस पूंजी। यहाँ पर जितना संपत्ति होगा बराबर से दायित्व और पूंजी का योग भी उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि संपत्ति किसे कहा जाता है। तो संपत्ति के अंतर्गत रोकड़, बैंक, स्टॉक, जो माल शेष बच जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। देनदार, यदि हमने किसी को उधार माल बेचा है, वो हमें पैसा देगा तो वो हमारा क्या होगा, देनदार होगा। उसके बाद यदि हमने व्यापार के लिए भूमि खरीदी है, भवन खरीदा है, प्लांट खरीदा है, स्कूटर खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो ये सब हमारी संपत्तियां कहलाएंगी। इसके बाद दायित्व क्या क्या रहते हैं, तो दायित्व के अंतर्गत हमारे ऊपर लेनदार, यदि हमने कहीं से उधार माल खरीदा है तो हमें उसे क्या है, चुकाना होगा। तो चुकाएंगे तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, लेनदार कहलाएंगे, क्योंकि वो हमसे पैसा लेगा। और उसके बाद अदत्तव्य, ये हमारे दायित्व होते हैं। अब इसके बाद हम सवाल को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्रमांक 1, यहाँ पहली एंट्री है, हर्षा ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो यहाँ पर व्यवसाय प्रारंभ किया, तो फर्स्ट एंट्री, इसका मैं आपको प्रारूप बता दूं कि ये विवरण है, संपत्ति है, इक्वल से दायित्व प्लस पूंजी। तो यहाँ पर जो भी योग आएगा वो बिल्कुल लगभग सेम बराबर आएगा। और ये प्रारूप का कोई बीच में लाइन भी नहीं है, केवल इतना ही है, विवरण के बाद एक लाइन और इधर पूरा बराबरी से। थोड़ा सा संपत्ति ज्यादा रहती है तो हम संपत्ति के लिए ज्यादा जगह का स्पेस बना सकते हैं। तो पहली एंट्री है, हर्षा ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यवसाय प्रारंभ किया। अब रोकड़ से निवेश किया, तो रोकड़ हमारी संपत्ति है, मैंने आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर रोकड़ में लिखेंगे संपत्ति के नीचे 2 लाख रुपए, और यही हमारी क्या कहलाती, पूंजी। जो व्यापार में लगाया गया धन रहता है वो पूंजी कहलाती है। तो ये यहाँ पर इक्वल से आपकी क्या कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। इसके बाद हम दूसरी प्रविष्टि की ओर चलते हैं। नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा। तो दूसरी जो प्रविष्टि है, नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे माल खरीदा नगद माल खरीदा है। कितने रुपए रोकड़ दी है, 40,000। तो आपकी रोकड़ कम होगी कि नहीं, तो यहाँ पर 40,000 जो है वो रोकड़ कम हो जाएगी। लेकिन आपके पास माल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माल जो है वो स्टॉक कहलाता है। तो वो यहाँ पर 40,000 रुपए की आपके खाते में वृद्धि, माल बढ़ाएगा। लेकिन ये इसके ऊपर जब कोई प्रविष्टि नहीं थी तो यहाँ पर प्लस लगाकर 0 लगा दिया जाता है। ये साइन ये बताता है कि इसके पहले ये प्रविष्टि नहीं थी। अब इसके बाद यहाँ किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर हमें हर एंट्री के बाद नया समीकरण बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नया समीकरण। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए में से 40,000 रुपए जाएगा तो 1,60,000 रुपए हमारे पास शेष बचा।
मगर हमारे पास 40,000 का माल आया है तो वो 40,000 का 40,000 और यहाँ का योग जो है 2 लाख का 2 लाख रुपए रहेगा। इस प्रकार से संपत्ति बराबर से दायित्व प्लस पूंजी, मतलब दायित्व और पूंजी का जो योग आएगा वो 2 लाख आना चाहिए। तो यहाँ पर भी 1,60,000 और 40,000 टोटल इक्वल जो योग आ रहा है वो आपका 2 लाख का 2 लाख रहेगा। इसके बाद हम तीसरी एंट्री की ओर चलते हैं। तीसरी एंट्री है 10,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची। तो यहाँ पर भानु को वस्तुएं बेची गई है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर नाम दिया है, मतलब उधार की स्थिति है कि भानु को बेची है। तो यहाँ पर यदि जब नाम दिया रहता है तो उधार बेचा गया है माल ये कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भानु को वस्तुएं बेची। अब आप खुद सोचिए कि जब हम भानु को माल बेच रहे हैं तो क्या हमारे पास पैसा आया, क्योंकि हमने उधार बेचा है तो यहाँ पर 0 होगा। लेकिन हमारे पास से जो 40,000 का माल था उसमें से जो लागत है, लागत 10,000 की है, तो 10,000 का माल आपके पास से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक, लेकिन एक बात हो कि जब हमने 10,000 का माल 12,000 में बेचा है तो 12,000 रुपए हमें क्या होंगे, बाद में प्राप्त होंगे। वो हमारे लिए क्या होगी, संपत्ति होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है संपत्ति, देनदार, भूमि, भवन, मशीन। तो यहाँ पर जो देनदार है वो हमारे लिए संपत्ति होगी। वो हमें कितने प्राप्त होंगे, 12,000 रुपए। इसके पहले ये एंट्री थी क्या, नहीं थी, तो यहाँ पर 0। अब हम इसके बाद और आगे बढ़ते हैं कि हमने 10,000 का माल 12,000 में बेचा है तो कितना प्रॉफिट हुआ, हमें 2,000 रुपए अतिरिक्त मिले हैं। तो वो हमारी काय में वृद्धि करेगा, वो हमारी पूंजी में वृद्धि करेगा। ठीक, तो फिर इसके बाद हमें इसका नया समीकरण बनाना होगा। ये 1,60,000 का 1,60,000, 40,000 में से 10,000 रुपए जाएंगे तो 30,000 रुपए बचेंगे, प्लस ये 12,000 रुपए का 12,000 रुपए देनदार। इसके बाद यहाँ 2,02,000 रुपए हो जाएगा यहाँ का टोटल। अब हम इसका और इसका योग लगाएंगे तो 2,02,000 ही आना चाहिए। तो 1,60,000 और 30, 1,90,000 और 12,000, 2,02,000 होगा। और यहाँ का भी योग जो है हमारा 2,02,000 रहेगा। इसके बाद अगली जो अंतिम प्रविष्टि है, उधार फर्नीचर खरीदा। तो हम यहाँ लिखेंगे उधार फर्नीचर खरीदा। अब उधार फर्नीचर खरीदा है तो कितने का खरीदा है, 7,000 रुपए का। तो क्या आपके पास से पैसा गया, नहीं गया। जब आप उधार खरीदते हो तो फर्नीचर का पैसा आपने दिए ही नहीं है तो कहां से कम हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर माल ये एक अलग संपत्ति, यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर स्टॉक जो है अलग संपत्ति है, फर्नीचर एक अलग संपत्ति। तो यहाँ पर हमें फर्नीचर नाम से एक अलग नाम जोड़कर यहाँ प्रविष्टि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है देनदार में कोई कमी वृद्धि नहीं हुई। यहाँ फर्नीचर कितने का खरीदा आपने, 7,000 रुपए का। अब 7,000 का खरीदा, इससे पहले ये एंट्री थी क्या, नहीं। तो यहाँ 0 0 0 0 और ये 0। इसके बाद आपने जब उधार खरीदा है तो आपके ऊपर क्या बन गए, लेनदार, कर्जा, क्योंकि वो आपसे पैसा लेगा। तो लेनदार यहाँ पर क्या होते हैं, दायित्व कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम दायित्व के नीचे लेनदार लिख देंगे और बिल्कुल इसके सामने यहाँ 7,000 रुपए की प्रविष्टि, यहाँ पर ये 0 का 0 और यहाँ पर ऊपर पे सब जगह में 0 लगा दिया जाएगा। इसके बाद हम इसका नया समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो रोकड़ बची वो कितनी बची है, 1,60,000 रुपए, प्लस माल आपके पास कितने का बचा है, 30,000 रुपए का बचा है। उसके बाद देनदार जो है वो हमारे पास 12,000 के हैं। उसके बाद जो फर्नीचर है 7,000 का है और यहाँ पर
7,000 लेनदार होगा और 2,02,000 रुपये हमारी पूंजी होगी। इस प्रकार से 2,09,000 रुपये दोनों पक्षों का योग पूरा बराबर आएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया गया है, निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लिखवाइए समीकरण तैयार कीजिए। कैसे हल करेंगे? रोकड़ से व्यापार सबसे पहले रोकड़ से व्यवसाय 80,000 रुपए, उधार माल खरीदा 20,000 रुपए, निजी उपयोग के लिए नगद आहरण किया 5,000 और मजदूरी चुकाई 2500। प्रारंभ किया 80,000 रुपए से, तो यहाँ पर रोकड़ हमारी कितनी है? 80,000 रुपए, और यही हमारी क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। ठीक। उसके बाद दूसरा उधार माल खरीदा 20,000 रुपए का, तो मैंने अभी बताया था कि उधार माल खरीदा तो क्या आपके पास से पैसा गया? नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास से पैसा नहीं गया तो वो 0, लेकिन हमारे पास माल आया है। कितने का आया है? 20,000 रुपए का, तो ये 20,000 रुपए हमारे पास हो गए। इसके पहले ये एंट्री थी क्या? तो नहीं थी, यहाँ पे 0। लेकिन आपने जब उधार माल खरीदे हो तो आपके ऊपर क्या बन गए? लेनदार बन गए। कितने के बन गए? 8,000 रुपए के। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ये सेकंड एंट्री के सामने ही प्रविष्टि होगी 8,000, लेकिन ये इसके पहले एंट्री थी क्या? नहीं, तो वहाँ 0 लग जाएगा। और उसके बाद में पूंजी में कोई कमी वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई, तो हम उतनी ही प्रविष्टि करेंगे। उसके बाद हम नया समीकरण बनाते हैं। यहाँ 80,000 का 80,000 प्लस ये 20,000 का 20,000, 1,00,000 रुपए योग आया। यहाँ पर लेनदार हमारे 20,000 के होंगे। उधार माल हमने 20,000 रुपए का खरीदा है, तो यहाँ पर ये भी 20,000 रुपए हमारे लेनदार प्लस ये 80,000 रुपए की पूंजी। 80 और 20 1,00,000। इसके बाद तीसरी एंट्री है निजी उपयोग के लिए नगद आहरण किया। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, नगद आहरण किया, जब आहरण किया बोलेगा या वेतन चुकाया बोलेगा या मजदूरी चुकाई बोलेगा या किराया दिया बोलेगा, ये 3-4 प्रकार की जो एंट्रियां है वो डायरेक्ट रोकड़ और पूंजी में से घटाई जाती है। तो यहाँ पर नगद आहरण किया है, कितने रुपए का आहरण किया? 5,000 रुपए का। 5,000, तो ये डायरेक्ट मैंने क्या बताया आपको? रोकड़ में से घटा दो और पूंजी में से घटा दो। उसके अलावा फिर हमें बाकी को क्या करना है? 0 लगा देने हैं। तो नया समीकरण हमारा क्या बनेगा? 80 में से 5 गया तो क्या बचा? 75,000 प्लस ये 20,000 और यहाँ पर 20,000 प्लस ये 75,000। इसके बाद अगली जो प्रविष्टि है हमारी वो है मजदूरी चुकाई 2500 रुपए। मैं अब भी आपको बता चुका हूँ कि किराया, वेतन, जो भी आहरण रहेगा ये सब क्या है? रोकड़ और पूंजी में से घटा दिए जाएंगे। तो मजदूरी चुकाई, मजदूरी चुकाई है कितने रुपए? 2,500। तो ये आपकी पूंजी में कमी होगी ना, क्योंकि आपने नगद पैसे दे दिए हो किसी को, तो रोकड़ में से कमी हो गई। लेकिन यहाँ माल में किसी प्रकार की कोई कमी वृद्धि नहीं हुई है और ना ही लेनदार में, डायरेक्ट आप रोकड़ और पूंजी में से घटा दो। उसके बाद हमारा नया समीकरण क्या बनेगा? 70 में से 2500 गया तो 72,500 प्लस 20,000 और यहाँ पर भी 20,000 प्लस ये 72,500। तो दोनों तरफ का ये जो योग आएगा वो बिल्कुल लगभग बराबर आएगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। इसके बाद हम अगले तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो है, निम्न व्यवहार से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। नकुल ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 90,000 रुपए, नगद माल खरीदा 30,000 रुपए और रमन से उधार माल खरीदा 15,000 रुपए। इस सवाल को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए
तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे इन वीडियो से जुड़ने के लिए। हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सवाल को। जो है, नकुल ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर हमें जो पहली प्रविष्टि होगी, व्यापार और व्यवसाय सेम है, व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पर रोकड़ से ही प्रारंभ करता है, तो यहाँ पर 90,000 रुपये जो है वो हमारी रोकड़ रहेगी और यही हमारी क्या कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। उसके बाद दूसरी प्रविष्टि है, नगद माल खरीदा है 30,000 रुपये का। तो जो हमारी दूसरी प्रविष्टि है, नगद माल खरीदा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हमारे पास से कम हो गए, लेकिन हमारे पास 30,000 का क्या आ गया, माल आ गया। लेकिन इससे पहले ये एंट्री थी क्या, नहीं थी, तो वो हमारे ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 का 0। तो यहाँ पर नया समीकरण हमारा क्या बनेगा, 60,000 रुपये प्लस 30,000, 60 और 30 90,000, और यहाँ का भी योग आ गया हमारा 90,000 रुपये। तो दोनों तरफ का जो योग है वो लगभग बराबर ही रहेगा, हर बार बराबर ही रहेगा। उसके बाद तीसरी और अंतिम प्रविष्टि है, रमन से उधार माल खरीदा है। तो तीसरी प्रविष्टि लिखेंगे, रमन से उधार माल खरीदा। अब नाम दिया है का मतलब है उधार, और वैसे भी दिया है प्रश्न में कि उधार है, तो रोकड़ गई क्या, नहीं गई, तो रोकड़ हमारी 0। लेकिन हमारे पास माल आया है, उधार माल खरीदा है, माल आया है, कितने का आया है, 15,000। तो ये हमारे माल में 15,000 की वृद्धि हो गई। लेकिन आपने उधार खरीदा है तो आपको बाद में विक्रेता को चुकाना पड़ेगा, विक्रेता को। तो ये लेनदार हमारे ऊपर 15,000 रुपए के आ जाएंगे। यहाँ पर 0 का 0, इसके पहले एंट्री नहीं थी तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारा नया समीकरण जो बनेगा, 60,000 का 60,000 प्लस ये 45,000, 60 और 45 1,05,000 होता है। यहाँ का योग 15,000 प्लस ये 90,000, तो यहाँ का भी योग जो होगा वो 1,05,000 ही होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो है, शिव नारायण के निम्नलिखित लेन देनों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। रोकड़ से व्यापार शुरू किया है 25,000, नगद क्रय किया 15,000, उधार क्रय किया 10,000, नगद विक्रय किया, लागत 5,000 की है और बेचा 6,000 में है। फर्नीचर खरीदा उधार है 1,000 का है और लेनदारों को भुगतान किया है 7,500 का है। तो देखते हैं कैसे इस सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले है, रोकड़ से व्यापार शुरू किया 25,000 रुपए। तो व्यापार प्रारंभ किया है, रोकड़ कितनी है, 25,000 रुपए। तो ये 25,000 हमारी रोकड़ होगी और यही हमारी क्या कहलाती है, व्यापार प्रारंभ किया है, तो 25,000 रुपए। उसके बाद दूसरी एंट्री है, नगद क्रय किया 15,000 रुपए का। तो यहाँ पर नगद माल क्रय किया कितने का, 15,000 रुपए का। तो माल हमारा, रोकड़ हमारी 15,000 रुपए चली गई है, लेकिन हमारे पास 15,000 का क्या आ गया है, माल आ गया है। तो यहीं पे प्रविष्टि हो जाएगी। इसके पहले एक प्रविष्टि थी क्या, नहीं, और यहाँ पूंजी में कोई कमी वृद्धि हुई नहीं। तो हमारा जो नया समीकरण रहेगा वो रहेगा 25 में से 15 गया तो 10,000, 15,000 का 15,000, ये 25,000 हो गया। यहाँ का भी योग हमारा क्या हो गया, 25,000 रुपए। उसके बाद हमारी जो तीसरी प्रविष्टि है, उधार क्रय किया है 10,000 रुपए का। तो तीसरी प्रविष्टि जो है, उधार माल खरीदा। अब उधार माल खरीदा है कितने का, 10,000 रुपए का। तो क्या आपके पास रोकड़ कम हुई क्या, नहीं, क्योंकि आपने उधार खरीदे हो, लेकिन आपके पास 10,000 का माल आ गया, तो 10,000 रुपए आपके माल में वृद्धि हो गई। लेकिन आपने उधार खरीदे तो आपके ऊपर क्या बन गए, लेनदार, क्योंकि आपको इन्हें चुकाने होंगे। तो ये 10,000 रुपए के जो है वो लेनदार हो जाएंगे और यहाँ पूंजी में किसी प्रकार की कोई वृद्धि या कमी नहीं हुई है। तो उसके बाद ये हमारे पास आखिर तक 0 लगाने का जो रहता है वो लगा देंगे। उसके बाद नया समीकरण जो है, ये 10,000 रुपये प्लस ये 25,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर 10,000
प्लस ये 25,000 रुपए। फिर यहाँ पर 25 और 10 35 और इधर का भी योग 35। अब अगली एंट्री है नगद विक्रय की लागत 5,000 रुपए है और बेचा 6,000 रुपए में है। तो नगद विक्रय किया है तो चौथी एंट्री क्या है, नगद विक्रय किया, लागत 5,000 की और बेचा 6,000 में, तो आपके पास रोकड़ कितनी आ रही है, 6,000 रुपए आ रही है। तो 6,000 रुपए हमारे पूरे रोकड़ में प्लस हो जाएंगे। उसके बाद आपका माल कितने का कम हुआ है, केवल माल 5,000 का कम हुआ है। आपने 5,000 के माल को 6,000 में बेचा, कितनी वृद्धि हुई है, 1,000 रुपए। वो जो 1,000 है वो हमारी पूंजी में वृद्धि करेंगे, बाकी सब जीरो का जीरो रहेगा। तो हमारा जो नया समीकरण बना है 10 और 6 16,000 प्लस 25 में से 5 गए तो क्या बचा 20,000। फिर उसके बाद यहाँ पर 10,000, फिर प्लस ये हमारा 25 और 1 26,000 रुपए। तो 26 और 10 36 और 20 और 16 36। तो दोनों तरफ का योग जो है वो लगभग बराबर। इसके बाद पांचवी जो एंट्री है, फर्नीचर उधार खरीदा है 1,000 रुपए का। तो यहाँ पर फर्नीचर उधार खरीदा, तो यहाँ पर कितने का फर्नीचर खरीदा गया है, 1,000 रुपए का। तो क्या आपने उधार खरीदा तो रोकड़ दी, नहीं। यहाँ पर माल है, नहीं, क्योंकि फर्नीचर एक अलग संपत्ति है तो यहाँ पर अलग नाम से प्रदर्शित की जाएगी। कितने की है, 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए ये आई। इसके पहले ये एंट्री थी क्या, नहीं थी। तो यहाँ पर प्लस लगा के 0 0 0। ये जीरो का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इन जीरो को लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चे लोग ध्यान दें इस चीज पर। इसके बाद यहाँ पूंजी और इसमें किसी प्रकार की कमी वृद्धि नहीं हुई है, तो वो जैसे का तैसा। अब हमारा नया जो समीकरण आएगा 16,000 प्लस 20,000 प्लस ये 1,000 और ये 10,000 प्लस ये 26,000। इसके बाद हमारे पास अंतिम प्रविष्टि और दी गई है। इसमें लेनदारों को भुगतान किया 7,500 रुपए। तो यहाँ पर लेनदारों को जो भुगतान किया है कितना, 7,500 रुपए। तो रोकड़ कम हुई आपकी, आप लेनदारों को भुगतान करोगे तो आपकी रोकड़ कम होगी, लेकिन आपका यहाँ पर माल और फर्नीचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और उसके बाद आपके लेनदार 7,500 के कम हो जाएंगे, यहाँ पूंजी में जीरो का जीरो। इसके बाद हमारा जो नया समीकरण बनेगा 8,500 रुपए आपकी रोकड़ शेष बची है, 20,000 रुपए का माल बचा है, प्लस 1,000 रुपए आपका फर्नीचर का है, और यहाँ पर 2,500 रुपए जो है, प्लस यहाँ 26,000 रुपए। सॉरी, इसमें एक जगह तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। फर्नीचर उधार खरीदा है, यहाँ 1,000 की प्रविष्टि हुई है फर्नीचर में, लेकिन आपके ऊपर 1,000 रुपए के क्या है, उधार के दायित्व बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर जो योग आएगा वो 11,000 रुपए हो जाएगा, और यहाँ 7,500 रुपए घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 3,500 रुपए लेनदार होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल था। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 5 है। निम्न से लेखांकन समीकरण बनाइए। रोकड़ 1,00,000 रुपए व माल 20,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है, और 10,000 का माल 12,000 में नगद बेचा है, और तीसरी प्रविष्टि है उधार फर्नीचर खरीदा है 30,000 रुपए का। तो देखते हैं हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोनों प्रविष्टि एक साथ दी है। पहली प्रविष्टि रोकड़ 1,00,000 और माल 20,000 से व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ कितनी है 1,00,000 रुपए, प्लस माल हमारे पास कितने का है 20,000 का। तो यहाँ पर हमारी जो पूंजी होगी वो कितनी होगी
1,20,000 रुपए। शून्य बराबर ध्यान से लगाएं, 1 लाख में 5 शून्य और 20,000 पे 4 शून्य। इसके बाद जो दूसरी प्रविष्टि है, 10,000 का माल 12,000 में नगद बेचा है, तो यहाँ पर आप प्रविष्टि करोगे नगद माल बेचा। 10,000 का माल बेचा है तो आपके पास आ पैसे कितने रहे, 12,000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन आपके पास माल कितने का कम हुआ, 10,000 का। आपने 10,000 का माल 12,000 में बेचा, कितना ज्यादा बेचा में बेचा, 2,000। तो यहाँ पर 2,000 रुपए आपकी पूंजी में वृद्धि करेंगे। तो जो हमारा नया समीकरण रहेगा वो रहेगा 1 लाख में से 12,000 और जोड़ देंगे तो 1,12,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है तो जोड़ा जाएगा और पैसा यदि जाता है तो कमी होती है। तो यहाँ पर 1,12,000 रुपये प्लस यहाँ 20,000 में से 10,000 गए तो 10,000 रुपये यहाँ पर हमारे पास माल शेष बचा, और यहाँ का जो योग आएगा वो 1,22,000, और यहाँ का भी योग लगभग बराबर रहेगा। इसके बाद हमारी तीसरी और अंतिम प्रविष्टि है, उधार फर्नीचर खरीदा है 30,000 रुपए का, तो हम तीसरी प्रविष्टि करेंगे उधार फर्नीचर खरीदा 30,000 रुपए। तो उधार खरीदा है तो यहाँ रोकड़ कम हुई क्या, नहीं। माल आया क्या, नहीं, क्योंकि फर्नीचर एक अलग संपत्ति होती है, तो फर्नीचर की प्रविष्टि हमें यहाँ अलग करना पड़ेगा। 30,000 रुपए का है तो यहाँ इससे पहले प्रविष्टि थी, नहीं थी, तो यहाँ पर सब जगह आप 0 लगा देंगे। आपने जब उधार में फर्नीचर खरीदा तो आपके ऊपर लेनदार बनेंगे 30,000 रुपए के, तो वो 30,000 की प्रविष्टि यहाँ, और यहाँ पूंजी में किसी प्रकार की कोई कमी वृद्धि नहीं हुई है, तो इतना हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो हमारा नया समीकरण है वो जो है, रोकड़ हमारे पास 1,12,000 की बची है प्लस 10,000 रुपए का माल बचा है। इसके बाद फर्नीचर जो है 30,000 का है, और यहाँ पर लेनदार हमारे ऊपर 30,000 के हैं, प्लस यहाँ 1,22,000 रुपए की पूंजी बची है। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।